हाय, मैं हूं आपकी प्यारी वाली वीजे अमन, जो आपको रेडियो सुनाती नहीं बल्कि रेडियो दिखाती है। और आज आप लोगों को दिखाने के लिए हमारे शो KYC यानी कि नो योर सेलिब्रिटी पर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि भाई ये जो है ये रियल लाइफ सेलिब्रिटी है। अभी हम कैमरे वाले सेलिब्रिटीज की बात नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, जो रियल लाइफ के हमारे सुपरमैन है, शक्तिमान है, और जितने भी हमारे सुपर हीरोज है वो मैं टैग टाइटल इनको देना चाहती हूँ। जी हाँ, आइए मिलके स्वागत करते हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट श्री दीपक शर्मा जी का हमारे शो KYC यानी नो योर सेलिब्रिटी पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रमन जी। और अभी मैं मैं पर्सनली थोड़ा सा डरी भी हूँ, क्योंकि ये जेलर है तिहाड़ जेल में। और मतलब मैं पहला चीज आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपको पता लगा कि आप वहां पर वर्क करने वाले हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या सोचा था मन के अंदर? पहला रिएक्शन जो रमन जी मेरा रहा बिल्कुल सेम जैसा आपने अभी कहा कि क्रिमिनल्स हैं। तो मुझे अच्छे से याद है जब मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा था, जो एक फाइनल प्रोसीजर होता है, तो मैं डॉक्टर से इसी तरह के क्वेश्चंस कर रहा था जिसकी कोई रिलेवेंसी नहीं थी। डॉक्टर से भी मैंने पूछा, सर वहाँ कैसे डील करना है, किस तरह के क्रिमिनल्स होंगे, हमारी क्या ड्यूटीज होंगी। तो डॉक्टर को भी कुछ सर्टेन नहीं था, उन्होंने भी अपने हिसाब से जो जवाब उनसे बन पाए उन्होंने जवाब देके टॉपिक को उसको खत्म किया। और क्यूरियोसिटी रही मन में। जो पहला दिन था अंडर ट्रेनिंग, हमने जेल विजिट किया, तो उनकी जो नाम, जैसे हम सभी लोग बाहर देखते हैं बड़े बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, ये गैंगस्टर वो गैंगस्टर, तो मन में एक रहता था कि ये किस तरह के लोग होंगे। और धीरे धीरे सर्विस बढ़ती रही, सीनियरिटी आती रही, तो अब सब चीजें नॉर्मल हैं और डेली उनके साथ हम डील भी कर रहे हैं जी। तो शुरू में कभी ऐसा लगता था यार, कोई मन में डर लगता था कि यार इतने बड़े क्रिमिनल हैं, पता नहीं कैसा होगा, अगर आप इनको कुछ कह देंगे कोई ऐसा ना हो कि बाद में हमें इस चीज का इफेक्ट हो, इस तरह की चीजें? हाँ, इस तरह की चीजें अपने मन में जरूर थी, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पर जो हमारे सीनियर्स थे उन लोगों ने हमें अच्छे से यही सिखाया था कि जेल में जो भी है ये क्रिमिनल्स हैं और आप कस्टोडियन हैं, और इनकी किसी भी तरीके से, क्योंकि क्रिमिनल्स की यूजुअल टेंडेंसी होती है वो शुरू में आपको डराने की कोशिश करते हैं, और अगर आप पहले इंप्रेशन में उनसे डर जाएंगे तो आगे वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सीनियर ने हमें यही सिखाया कि कुछ भी हो आप स्टैंड लें, आपके पास लॉ है, पावर है, एज पर लॉ हम उनके खिलाफ जो भी एक्शन इनिशिएट है वो कर सकते हैं और अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करें। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो किया और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज आज भी हम लोग करे रहे जी। तो अगर फिटनेस की बात करें तो फिटनेस एक शौक था या फिर मन के अंदर था थोड़ा अगर फिट रहेंगे, बॉडी शॉडी होगी, शायद थोड़े से क्रिमिनल्स देख के डरेंगे भी कि भाई बंदे में जान है? फिटनेस की जो मेरी जर्नी है ये सन 2014 में मैंने शुरू की, और जैसा मैंने बताया 2009 का मेरा बैच था। 2010 में कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद हम फील्ड पे उतरे थे, तो उस टाइम मेरा बॉडी वेट कुल 60 kg था, और स्क्रीन पे हम देखते थे, देख के हमें अच्छा लगता था। हमारे सिल्वर स्क्रीन आर्टिस्ट जो बड़े सलमान खान जी, जॉन इब्राहिम, अजय देवगन जी, इनको देखकर एक इंस्पिरेशन रहती थी। लगता था कि हाँ, अगर हम यूनिफॉर्म डालें तो ये चार्म, ये ग्रेस हमारे अंदर भी नजर आना चाहिए। तो उन चीज़ों से एक इंस्पिरेशन लेते हुए जिम जाना शुरू किया, बॉडी बननी शुरू हुई। 60 से 70 kg, 80 kg, 90 kg मेरा बॉडी वेट अपन अंडर 10 kg तक गया। उसको रिड्यूस करके अब एट प्रेजेंट मैं 90 kg बॉडी वेट के साथ हूँ, और अब इसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो कह सकते हैं कि पहला इंप्रेशन है बॉडी से है, और उस इंप्रेशन के साथ मैं अपने फील्ड में उतरता हूँ तो अच्छा भी फील होता है। और क्रिमिनल्स हैं वो पहली जो अपीयरेंस है उसका काफी फर्क देखने को मिलता है। जी जी जी। तो अगर जैसे आपने सलमान खान की बात करी, तो जब सलमान खान की बात आती है और आपसे रिलेट अगर करा जाए तो दबंग वाली इमेज जो है वो दिमाग के अंदर आती है, वो यूनिफॉर्म, वो फिटनेस। तो क्या आप उनको आइडलाइज करते हैं या आपका कोई और सेलिब्रिटी है जिसको आप आइडलाइज करते हैं? हाँ, आइडलाइज सलमान खान सर से कहीं ना कहीं मैं खुद को करता भी हूँ, और कुछ मेरे पीछे इंटरव्यूज भी रहे तो मुझे टैग दिया गया 56 इंच का सीना और 19 इंच के बाइसेप्स, और सलमान खान से भी ज्यादा बाइसेप्स, इस तरह के टाइटल्स काफी चैनल्स ने दिए। तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी कोइंसिडेंटली मैं उनसे कनेक्ट हो ही गया।
जी जी। तो अगर अब बात करी जाए, ही इज एन एक्टर अभी, राइट? तो वो बॉलीवुड में है, एक्टिंग करते हैं, और देखा गया है कि अभी आपने भी एक्टिंग जो है आप परस्यू करने लगे हैं। आपकी शॉर्ट फिल्म्स आ चुकी हैं, आप MX प्लेयर पे आपको देखा जा चुका है, यूट्यूब पे आपको देखा जा चुका है, दर्शकों ने आपको देखा है और बहुत सपोर्ट भी किया है आपकी एक्टिंग को। तो वो चीज कहाँ से निकल के आई एकदम से इस फील्ड के अंदर? जो एक्टिंग लाइन है इसकी शुरुआत मैंने लास्ट ईयर अगस्त में अपना डेब्यू MX प्लेयर पे अतिरिक्त नाम की एक शॉर्ट फिल्म से किया था, और उसमें मेरे को उस डेब्यू को करने में कुछ खास परेशानी भी मेरे को देखने को नहीं मिली, क्योंकि मेरा डेब्यू एक पुलिस ऑफिसर के रोल से हुआ। और उस रोल की अगर मैं बात करूं, वहां तक जाने में एक इंडिया के अच्छे बॉडी बिल्डर्स में मेरी काउंटिंग जो फिटनेस इंडस्ट्री में अभी एट प्रेजेंट रहती है, तो ये मेरी लाइफ की ग्रूमिंग का एक अलग फेज था। फिटनेस में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला, अपॉर्चुनिटीज मिली, लोगों ने सामने से खुद से इनवाइट किया, तो मुझे लगा कि चलो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसको अवेल करना चाहिए, और मैंने प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए, और 3 प्रोजेक्ट अभी तक मैं कर भी चुका हूँ। जी। तो जैसे हम लोग टीवी पे देखते हैं, वेब सीरीज या फिल्म्स में देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें CID, क्राइम पेट्रोलिंग जैसे शोज की, तो उसमें हम ये देखते हैं कभी भी फोन आ जाता है एक पुलिसमैन को और उनको जाना पड़ता है, चाहे वो अभी उस वक्त ड्यूटी पे भी नहीं है, आधी रात हो रही है, तो वो एक रियल लाइफ में, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली एक रियल लाइफ है, तो उसमें इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बताया जाता। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को एक्चुअली में बताएं, जब ऐसे आधी रात को उठ के कॉल आते हैं, लेकिन हम जैसे जो आम इंसान है, हम कहते हैं यार अच्छा फोन बज रहा है, हम उसको मतलब स्क्रीन उल्टी करके हम रख के सो जाते हैं। तो आप लोगों की लाइफ कितनी टफ होती है इस मामले में? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल जैसा जो इस तरह के रियलिस्टिक जो एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, ये रियल लाइफ बेस है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। इवन जो हमारा सर्विस ऑफर लेटर जिसको हम कहते हैं, उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि वी आर सपोज टू 24 आवर्स ऑन ड्यूटी। और मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि सपोज दैट मैं रात को 10 बजे में ड्यूटी ऑफ करके जा रहा हूँ, इमीडिएटली कोई कॉल आती है, उस कॉल को हम अटेंड कर रहे हैं, 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं, और वो कॉल खत्म होते होते अगला दिन शुरू हो जाता है और अगली ड्यूटी में सिर्फ 1 घंटे का गैप होता है। तो कंटिन्यूशन में 2-2 दिन 3 दिन इस तरह के लॉन्ग ड्यूटी आवर्स भी फेस करने को मिलते हैं। जी। तो अगर कॉल्स की बात करी जाए, तो कभी प्रैंक कॉल्स आते हैं या कुछ ऐसे कॉल्स आते हैं जिसका मतलब कह सकते कोई सिर पैर नहीं होता, और ऐसी कॉल्स होते हैं? नहीं, एक्चुअली जो मेरी पोस्टिंग है अभी जेल प्रेमिसेस की है, इनसाइड जेल। हाँ, इस तरह के प्रैंक्स कॉल रहते हैं, क्योंकि अभी एज अ कस्टोडियन जो इनमेट्स हैं जो तिहाड़ जेल में लॉज है, उनकी सेफ्टी की कस्टडी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो यूजुअली होता है एक बैरिक के अंदर सपोज दैट 60 से 70 लोग हैं, तो वो अननेसेसरी रात को अलार्म रेज कर देते हैं कि झगड़ा हो गया। अब वो 60-70 जितने भी हैं वो सब नोटोरियस हैं, उनको देखना कि आपस में कोई एक्चुअल में झगड़ा है या नहीं। और क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो झगड़ा या इस तरह की कॉल्स करने वाले, एक तो नोटोरियस पार्टी होती है, एक नॉर्मल पार्टी होती है। तो जो तिहाड़ जेल है उसमें जितने भी जो लॉज है इनमेट्स, वो सारे ही क्रिमिनल्स हैं। तो ये चीजें काफी चैलेंजिंग हो जाती हैं, और इस तरह की चीजें हमें टाइम टू टाइम फेस करने को मिलती है। जी। तो देश का जो सबसे बड़ा केस हाल ही में जो सॉर्ट आउट हुआ था वो था निर्भया था। तो जो रेप केस हुआ था, फाइनली जो हियरिंग थी वो आई एंड हैंगिंग करी गई। तो उस केस के अंदर आप बहुत ही करीबी से उस केस को देख रहे थे, आप उसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपके लिए भी थोड़ा सा चेंजिंग रहा होगा लाइफ में उस केस को लेके। तो आपका उसके अंदर कैसा एक्सपीरियंस या कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपको भी नहीं पता होगी और आपको उस दौरान पता लगी हो? जी, जो निर्भया केस था वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा केस था। 20 मार्च 2020 को निर्भया के जो एक्यूज थे उनको फांसी दी गई। मुझे अच्छी तरह से याद है 17 मार्च को मैं अपने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट की मिठाई खिलाने हमारे जो डीजी साहब है HOD, उनके ऑफिस गया। तो उस टाइम पर जनरल बॉडी मीटिंग चल रही थी निर्भया केस की। तो मेरे को देखते ही डीजी साहब बहुत इंप्रेस हुए, क्योंकि रेगुलर पिछले 3 साल से मैं चैंपियन भी हूँ। तो उन्होंने मेरे को देखते ही बोला कि दीपक, इस जो एग्जीक्यूशन है इसकी जिम्मेदारी आप लो, और आपकी जैसी बॉडी उनके सामने रहेगी तो लास्ट मोमेंट पे कोई लड़ाई झगड़ा या कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट कुछ भी नहीं होगा, और होता भी है तो आप उसको कंट्रोल करेंगे।
तो मुझे बहुत एक अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि सभी लोगों की तरह मेरे भी इमोशंस उस केस से जुड़े हुए थे। पैन इंडिया सभी लोगों ने, आपने, हमने सभी ने देखा, इवन जो वर्ल्ड से भी उस केस को लेके कमेंट्स थे और सब लोग चाहते थे कि उसका एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द हो। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी और ये मेरे को, मैं कहना चाहूँ, थैंकफुल हूँ मैं अपने सीनियर्स का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उस एग्जीक्यूशन का एक पार्ट बनाया। जी बिल्कुल। तो अगर क्रिमिनल की बात करते हैं, जब ये वर्ड आता है क्रिमिनल, तो एक आम इंसान इसको बहुत बड़ा शब्द एक समझता है क्रिमिनल, लेकिन आप उसके अंदर रहते हैं, वहां पर उन लोगों के साथ बातचीत होती है, काफी चीजें, तो वहां पर क्या एज ग्रुप की कैटेगरी है जो आम देखी जाती है आजकल के टाइम पे क्रिमिनल्स को लेके? देखिए, जो एज ग्रुप की कैटेगरी जो जनरली अभी जो हम जिसमें राइज देखने को मिला है वो एडोलसेंट एज है। 15-16 साल की एज से जो बच्चा है वो क्राइम की दुनिया में कदम रखता है और 21-22-23 साल की एज तक वो एक अच्छा क्रिमिनल बन के निकलता है। उसके पीछे रीजन भी है, आजकल फैमिली इतनी ज्यादा बिजी है, कुछ पेरेंट्स हैं बच्चों की तरफ ध्यान नहीं रख पाते, और जो हम ग्लैमर इतना देखते हैं, ये एज ग्रुप ऐसा है, बच्चा इसमें बहुत इजीली ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और जो हमारे सीनियर लेवल पे जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनको ये बच्चे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एक तो जो क्रिमिनल्स हैं उनसे मेरा इंटरेक्शन भी हुआ कि आप इनको क्यों यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, तो उनका सभी का कहना ये था कि सर ये बहुत इजी अवेलेबल हो जाते हैं, कोई भी अगर हमें क्राइम एग्जीक्यूशन करना है तो 50 से 60 हजार के अंदर हमारा वो इजीली हो जाता है। तो मैंने उससे फर्दर क्वेश्चन किया, पूछा भाई 50-60 हजार का क्या खर्चा है, तो उनका कहना था कि सर कुछ नहीं, 1-2 हजार का कट्टा देना होता है और आप एक छोटी सी कोई भी आप एक गाड़ी दे दो, 10 हजार की गड्डी, 10 हजार की शॉपिंग, 10 हजार का होटल और शिमला का टूर लगवा दो, उसके बाद आप जिस मर्जी को आपको जो भी इनको क्राइम कराना है वो इजीली हो जाता है। जी। तो ऐसे केसेस में क्या ऐसा देखा गया है कि जो रिग्रेट का रेशियो है या परसेंटेज है वो आता है वहां पर जब वो जेल के अंदर होते हैं, या वैसा ही बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में है उनमें रिग्रेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल या बिट ऑफ एग्रेशन में जो क्राइम हो जाते हैं उनमें रिग्रेशन देखने को बहुत मिलता है। जी। तो फिर कैसी उनके अंदर लाइफ कैसी रहती है, क्या डेज का शेड्यूल रहता है, किस तरह के वो काम करते हैं वहां पर? जो जेल की जो इनकी लाइफ है, कैटेगराइजेशन कुछ नहीं है, यूनिवर्सल पॉलिसी है। सिर्फ एक जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, जैसा मैंने कहा जो ऑर्गेनाइज क्राइम में है, उनको हम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर से अलग रखते हैं कि वो ऑर्गेनाइज क्राइम में उन लोगों को शामिल ना करें और उनके ऊपर एक स्पेशल वॉच की जाती है। उसके अलावा जो रिग्रेशन वाले हैं या दोबारा से सोसाइटी में स्ट्रीमलाइन होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वेरियस हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जिसमें उनका रिहेबिलिटेशन और बाकी चीजों का हम ख्याल रखते हैं। जी। तो अगर आम बंदे की बात करी जाए, देखो लॉस तो हम सब तोड़ते हैं कहीं ना कहीं, एक आम इंसान के तौर पर, चाहे वो ट्रैफिक लाइट को तोड़ना हो, हेलमेट ना लगाना हो, सीट बेल्ट लगानी भूल जाते हैं, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, कुछ भी हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन वो एक कैटेगरी के लोग होते हैं ना रेड लाइट के ऊपर, कि जब ग्रीन लाइट होने के लिए 10 या 5 सेकेंड्स बचते हैं वो पहले ही चलना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है उन लोगों को क्या मिलता क्या है 10 सेकंड पहले जाके? ये एक बड़ा अजीब सा और एक अटपटी सी सोच है लोगों की। इतना पेशेंस लेवल सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता, ऐसे वीडियोस भी हम अक्सर देखने को सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलते हैं कि रोड पे किसी ने सिग्नल क्रॉस किया, एक्सीडेंटली उसका जो फैटल रिजल्ट आता है वो किसी और पे आता है। ऐसी चार्जशीट भी मैं अक्सर देखने को मिलती है कि रोड क्रॉस करते हुए गलती किसी की थी और जो डेथ केस है वो किसी और का नजर आया। तो इस तरह की सोच ये इंडिविजुअल है, लोगों को सोचना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट, सपोज दैट एक रेड लाइट से मैं 5 सेकंड पहले निकल जाता हूँ और अगली रेड लाइट पे मेरे को 2 मिनट रुकना है, तो उस पास रहने का कोई मेरे को नहीं लगता कोई बेनिफिट है। तो ये लोगों की अपनी सोच होनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए।
कि इस तरह की चीजें वो कंट्रोल में रहें राइट। और आगे ना बढ़े। बिल्कुल। और हमने सुना है कि स्कूल के अंदर आप टॉपर रह चुके हैं, पढ़ाई में ये बहुत अच्छे थे। और अब मेरी मम्मी देखो घर बैठ के कमेंट करेगी कि तू पढ़ाई में अच्छी नहीं है। सारे लोग पढ़ाई में अच्छे हैं जो तेरे शो पे आते हैं, तो आप पढ़ाई में अच्छे थे। 90% मार्क्स आपके टॉपर पे आए थे। और हमने जो रीड किया है कि टीचर्स को लगता था कि शायद आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको शायद कुछ स्कॉलरशिप भी मिला था। जी, मैंने अपनी जो स्कूलिंग है गुजराती स्कूल से की थी, राजनिवास मार्ग दिल्ली। तो मेरी आई वॉज द टॉपर इन हिंदी। और जो मेरी जो हिंदी की टीचर थी स्कूल में, जैसे सबकी लाइफ होती है वैसी मेरी लाइफ थी, मस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ रहना। तो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि मैं शायद एक पासिंग मार्क्स के साथ अपनी जो ट्वेल्थ है वो भी क्लियर नहीं करूंगा। मेरी हिंदी और पोल साइंस की टीचर, और उस टाइम पर हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स रहता था 100 से स्कोर होते थे। और मेरी दोनों सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन थी। और हिंदी में दिल्ली के टॉप 15 टॉपर्स में मेरी काउंटिंग थी, जिसके लिए मुझे दिल्ली गवर्नमेंट की हिंदी अकेडमी है उससे कैश अवार्ड भी मेरे को मिला। तो उस चीज को देखकर हमारी जो हिंदी टीचर थी लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे। और उन्हें भी अच्छा फील हुआ कि अब मुझे नहीं पता वो अंदर उनके माइंड में क्या चला, दिल में क्या चला, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ब्लेसिंग दी और आगे जो भी बेस्ट विशेष रही मेरे को। और उसके बाद मैंने अपना रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया। और रामजस कॉलेज में एडमिशन लेके चीजें मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। जिस तरीके से सभी कॉलेज लाइफ अपनी एंजॉय करते हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा था। और मैं कॉलेज में फाइनल ईयर में कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा। तो और उसके बाद 2007 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी फर्दर अपने करियर की तरफ फोकस किया। तो चाइल्डहुड से सोच के रखा था कि मुझे इस लाइन में जाना है, इस फील्ड में जाना है, या एकदम से हुआ? नहीं, मेरा जो चाइल्डहुड से सपना था, जैसा हम कॉलेज में देखते हैं सबको पसंद होता है कि अच्छा सा लाइफ स्टाइल हो, हम अच्छे से ड्रेसअप करें, सारी चीजें औरों की तरह रहें। तो मेरा भी सपना था पुणे से सिम्बॉयसिस से MBA करने का। लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उनकी जो फीस स्ट्रक्चर था वो काफी हाई था, तो पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उन सभी ने मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरा जो फोकस था उस तरफ रखा। फैमिली ने अफोर्ड करने के लिए मना कर दिया इतनी हैवी फीस को। तो 2009 में मैंने अपना एक फाइनल सिलेक्शन इन दिल्ली गवर्नमेंट सर्विसेज में। और ये इससे पहले जो मेरे सिलेक्शन थे और भी सिलेक्शन रहे हैं, तकरीबन 6 से 7 जॉब्स मेरी रही थी। और ग्रेजुएशन के 2007 में करने के बाद 2008 में मेरा जो पहला सिलेक्शन रहा इंडियन एयरफोर्स के लिए रहा। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट में टीचिंग, केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और CRPF असिस्टेंट कमांडेंट, इस तरह की जॉब्स मैंने दी। और फाइनली 2009 में मुझे लगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है, मैं उन सब जॉब को क्विट करता रहा, किसी को ज्वाइन नहीं किया। तो फाइनली मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। जी, तो अभी कैसा लगता है कि जो पहले सोचा हुआ था, जैसे कॉलेज डेज में आपने बताया सिम्बॉयसिस से MBA करना चाहते थे और उसके बाद माइट भी आप कोई अपना बिजनेस या कहीं भी जॉब करना चाहते थे, तो अभी लगता है कि यार ये एक बेस्ट लाइफ थी एज पर दैट चॉइस? अब एट प्रेजेंट मैं जिस सिचुएशन में हूँ, जहाँ मैं स्टैंड करता हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि सिर्फ एक जॉब नहीं, जॉब के अलावा भी अपने जो पर्सनल बाकी चीजें, बाकी एंगल्स में मैंने ग्रूम किया है। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 9 to 6 वाली ऑफिस जॉब कर रहा होता तो मैं इतना ग्रूम कर पाता। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, एक एक्टर भी हूँ, और सबसे मेन चीज मेरा जो प्रोफेशन है, जो प्रोफाइल है, वो मेरी सेफ है और फिर रिटायरमेंट में वो सेफ ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टिंग की अगर बात करी जाए, अभी फ्यूचर में कौन से और आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम आपको देख पाएंगे? जी, अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं लाइन अप हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं। अभी कोरोना के चलते हुए कुछ पैंडेमिक में सारी शूटिंग्स वगैरह जो बंद रही, तो इस वजह से मैं कोई शूट कर नहीं पाया, लेकिन चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन है और बेहतर है कि
वो सस्पेंस बना रहे और आपको बहुत जल्दी वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो एक्टिंग करना कितना डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म डालते हैं अपनी, है ना, जब आप जाते हैं वो पे यूनिफॉर्म डालते हैं तो एक बंदा ऑटोमेटिकली अपने उस कैरेक्टर में आ जाता है, लेकिन एक्टिंग एक बहुत ही अलग चीज है। आपको उस कैरेक्टर में घुसना है, उसको फील करना है, अपने डायलॉग्स याद रखने हैं, तो वो सब आप कैसे मैनेज करते हो? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है और मेरे लिए चैलेंजिंग भी था। डेब्यू तो मैंने आपको बताया अतिरिक्त के साथ मैंने बहुत इजीली किया, उसमें मेरे को पुलिस रोल परफॉर्म करना था और वो रोल भी अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद जो सेकंड मूवी मैंने की उसमें एक थोड़ा अलग कैरेक्टर निकल के आया, उसमें अपोजिट कास्ट भी थी, चीजें थी चैलेंजिंग थी। लेकिन अब मेरी वो स्टेज है, मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है कि हाँ मैं इतना कर चुका हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं किसी भी काम को करूंगा तो उसको मैं पूरा कर पाऊंगा। जी, तो अगर बात करें जाए आपका कोई फेवरेट एक्टर या कोई माइट भी ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, अगर उसकी बायोपिक बन रही हो और आपके पास मौका हो तो आप किसकी बायोपिक में उसका कैरेक्टर प्ले करने के लिए आप चूज करेंगे? ऐसा तो कभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश यही रखूंगा कि अगर ऐसा कोई मौका मेरे को दिया जाता है तो जिस कैरेक्टर को मैं फील कर पाऊँ कि जिससे मेरा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा है, कोई फिटनेस को लेकर है, तो ऐसा कोई बायोपिक करना मैं जरूर चाहूंगा। जी, तो अगर आपने बिजनेसमैन की बात करी कि अभी आप बिजनेस के अंदर भी आ चुके हैं और हाल ही में सुनने को आया है कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस जो है आप साहिल खान जी के साथ आए हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, साहिल खान जी के साथ मैंने लास्ट ईयर उनकी कंपनी हेल्थ सप्लीमेंट डिवाइन न्यूट्रिशन, उसमें ऑन बोर्ड ब्रांड एम्बेसडर मैंने ज्वाइन किया और उनकी एक बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल सोच है। एक तकरीबन 1.5 साल तक आगे बढ़ने के बाद अभी हाल ही में मैंने उनके हम क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर उनको ज्वाइन किया है, कोलैब किया है। उनकी 2 यूनिट्स मेरे पास हैं और अब मिलके आगे बढ़ रहे हैं। हम क्वार्टर एक अच्छा ब्रांड है, पिछले 2 साल में मोर देन 400 डिस्ट्रीब्यूटर हम पैन इंडिया ये डेवलप कर भी चुके हैं और उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। तो ये हम क्वार्टर है क्या बेसिकली? कोई इट्स फॉर फिटनेस पीपल या एक आम बंदा जो है वो भी कंज्यूम कर सकता है? हम क्वार्टर में पानी की 2 वेराइटीज हैं, एक नॉर्मल जो एडिड मिनरल्स की केनिया एक्वाफिना, ये आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक एल्कलाइन वाटर है जो एक नया कंसेप्ट है, जैपनीज टेक्नोलॉजी है, जो आपके वेट लॉस और बाकी कोलेस्ट्रॉल लेवल इन चीजों में इस्तेमाल होती है। एक वो फिटनेस रिलेटेड वाटर हमने और लॉन्च किया। ओके, तो जब आप पहली बार जिम गए थे, जैसे कि आपने बताया फिटनेस के टूवर्स जब आप जाने लगे थे, तो क्या आप भी 4 दिन बाद वेट मशीन के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे या इंची टेप लेके अपना डोला नाप रहे थे, यार थोड़ा सा बड़ा नहीं है जैसे हमारे यंगस्टर्स करते हैं आज के टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे तो मैंने जैसा आपको बताया मैं 60 kg का था और मैं अपने जो कमांडो ट्रेनिंग में आई वॉज द फास्टेस्ट रनर। तो उस टाइम तो मेरे को काफी शर्म आती थी। मैं यूजुअली अपनी फुल टी शर्ट में वर्कआउट किया करता था। मैं 60 kg, आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 फीट 10 इंच का लड़का कैसा नजर आता हूँ मैं। लेकिन वो दौर कुछ और था और अब दौर ऐसा है, अब कोशिश रहती है कि चलो वर्कआउट करना है, शीशे में खुद को देखना है, तो कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम वर्कआउट हमारा स्टैंडों में निकले। हम सेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर शीशे के मिरर के आगे जाते हैं, देखते हैं, पंप करते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है जी। और आजकल के यूथ में देखा गया है स्टीरियॉइड्स एक फैशन बन चुका है और जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के लिए एक हानिकारक रूप में भी जो है वो सामने आया है। तो स्टीरॉइड्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, स्टेरॉइड्स जो है मैं पूरी तरह से इसके अगेंस्ट हूँ और यूजुअली ये हमारा बैड लक है। जो एक फिटनेस की जो प्रॉपर एक कोचिंग कहें, वो उस इंडियन मार्केट के अंदर नॉलेज नहीं है। जो ट्रेनर्स हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं है और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ग्रे मार्केट और डुप्लीकेसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर महीने 1 से 2 केस हमें जो फेटल इंजरी के सुनने को मिल जाते हैं। अभी कोरोना पैंडेमिक में भी 3 से 4 जो अच्छे नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स थे, उनके फेटल केसेस हमें देखने को मिले। और यूजुअली बच्चा जिम में जाता है, मेरे पास भी इतने मैसेजेस आते हैं, डीएम करते हैं सोशल मीडिया पे, सब कहते हैं कि हमें 3 दिन में सलमान खान बनना है। तो उसमें वो एक ओवरडोज लेवल पे चले जाते हैं। वो डोज तो ले लेते हैं और उसके बाद उसकी जो पीसीटी पोस्ट कोर्स थेरेपी है
उन चीज़ों की उनको नॉलेज नहीं होती और अल्टीमेटली अपने ऑर्गन्स वगैरह खराब कर लेते हैं। जी, और कहीं ना कहीं एक डाइट को लेकर मिसकंसेप्शन है जो हमारे यूथ के अंदर, उनको लगता है डाइट का मतलब होता है कम खाना, लेकिन डाइट जो है सही खाना है खाना। तो उसके बारे में भी मैं चाहती हूँ आप जो स्पेशली गर्ल्स हैं उनको बताएं। जो प्रोपोर्शन है डाइट में आपका गुड फैट का, आपके प्रोटीन का, कार्ब्स का, वो इक्वल रहना चाहिए। जो प्रोपोर्शन है बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली उसका एक प्रॉपर चार्ट है, आपके गोल्स के हिसाब से वो डिसाइड रहता है। कोई भी सर्टिफाइड ट्रेनर होगा तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा कि आपकी बॉडी वेट के हिसाब से कितना ग्राम आपको प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब जाना है, कितना फैट जाना है। और यूजुअली मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कि वो मशीन्स पे लगे रहते हैं, वेट ट्रेनिंग पे लगे रहते हैं कि वेट से बॉडी बनेगी, बल्कि जो बॉडी है, फिटनेस है, वो आपकी एक अच्छी नींद, एक अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इक्वल तरीके से जब तक नहीं होगा तो आप अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं पाएंगे, रिजल्ट भी नहीं आएंगे। और मेरे को पर्सनल लेवल पे जो लगता है कि 60 से 70% तक अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो वो आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। तो आप दिन में कितने घंटे जो है वो जिम में स्पेंड करते हैं? ये टारगेट पे डिपेंड करता है। जब कंपटीशंस आते हैं, गेम टाइम आता है तो 3 से 4 घंटे भी वर्कआउट करना होता है। और यूजुअली अब इतना टाइम जिम में वर्कआउट करते हुए हो चुका तो एटलीस्ट 2 घंटे पर डे वर्कआउट करना ही। अच्छा, तो बोरिंग नहीं लगता यार? रोज मतलब जिम जा रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही एक्सरसाइज, वही मशीन्स, तो कभी ऐसा लगता नहीं है? नहीं, एक स्टेज मैम ऐसी आ जाती है जब आपके पीछे एक अच्छी फैन फॉलोइंग होती है, आपके पास मैसेजेस आते हैं, लोग आपके साथ फोटोज खिंचवाना शुरू कर देते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आपको परफॉर्म करना होता है। जब आपको नजर आ रहा है कि कुछ लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं और आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे, तो इन सब चीजों को देखते हुए एक सेल्फ मोटिवेशन अपने आप अंदर से निकल के आता है और खुद को भी लगता है कि हाँ, अगर मैं अच्छा करूंगा तो, क्योंकि मेरे भी अभी फ्यूचर गोल्स हैं। अभी मैं नेशनल मैंने खेला 2 साल से, तो अभी कोरोना के चलते आगे गेम्स नहीं हो पा रहे, तो अभी इंटरनेशनल गोल्स हैं, एशिया और बाकी यूनिवर्स टाइटल, तो उनकी तरफ भी उम्मीद है। तो इसलिए ऐसा बोरिंग वाला कुछ नहीं है, रोज आते हैं और रोज कुछ नया परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं और अब जरूरी नहीं है वर्कआउट जिम में ही कर रहे हैं, माइट भी साइकिलिंग करना शुरू करा, वॉक करना शुरू करा या जिम जाना शुरू करा, तो उनका डे 1 तो आता है लेकिन डे 2 कभी नहीं आता, फिर थोड़े दिन बाद दोबारा डे 1 आ जाता है। तो वो एक मोटिवेशन कहाँ से लेके आए कि वो डे 1, डे 2, डे 3 कॉन्टिन्यूएशन में जाए? देखिए, जो मुझे लगता है छोटे टारगेट सेट करें, क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डिंग है या फिटनेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है, बड़े टारगेट्स हैं, तो इतनी कंसिस्टेंसी आजकल सभी लोग शॉर्टकट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो छोटे टारगेट सेट करें कि 10 दिन में मुझे ये करना है, 15 दिन में ये करना है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उनका डे 2 भी आएगा और डे 15 भी आएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से अभी आपकी नजरों में कौन सा ऐसा इंसान है जो फिजिकली सबसे ज्यादा फिट है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और जिनसे मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती है, एक अगर मैं बॉडी बिल्डर की बात करूं तो वो हमारे महाराष्ट्र के बॉडी बिल्डर हैं मिस्टर सुनील यादव, और बहुत अच्छे और बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। और मैं पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि अगर इंडिया को ओलंपिक लेवल पे कोई इंसान अगर लेकर जाएगा तो मिस्टर सुनील यादव जी जरूर लेकर जाएंगे। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको क्या लगता है, हु इज द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन यू हैव सीन? फीमेल में बहुत से मॉडल्स हैं, बहुत अच्छी एथलीट्स हैं। सोनाली स्वामी जी हैं बेंगलोर से, और हमारे गुड़गांव से सुरभि जी हैं, बिंदिया जी हैं। ये अच्छे हैं, अच्छी एथलीट्स हैं जो अच्छे तरीके से कर भी रही हैं और इन्होंने पहले भी किया है और इनके आगे के गोल्स भी सेट। अगर जैसे फिटनेस की बात करते हैं तो हर कोई रिलेट करता है फिटनेस मतलब एक फिजिकल अपीयरेंस, कि एक आपका स्लिम फिजिक हो या यू शुड हैव मसल्स, लेकिन एक फिजिकल फिटनेस मुझे लगता है सबसे पहले माइंड से शुरू होनी चाहिए कि आपका माइंड फिट रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपका माइंड फिट नहीं होगा, आपके गोल सेट नहीं होंगे, आप टारगेट डिसाइड नहीं कर पाएंगे आपको जाना किस तरफ है। तो सबसे पहले एक माइंड फिट होना, आपका माइंड फिट होगा, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो नेचुरली हेल्दी होगा। तो ये कहना आपका बिल्कुल ठीक है, एक माइंड का फिट होना एक हेल्दी बॉडी के साथ बहुत जरूरी है। जी,
तो अगर बात करी जाए आपकी वर्क लाइफ की और आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है, फिर पर्सनल लाइफ भी है, उसके बावजूद एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो इतना कुछ जो है वो टाइम मैनेज कैसे करते हैं आप? टाइम मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैं खुद को ग्रूम कर रहा हूँ, मेरा खुद का एडवांसमेंट है। तो जब खुद के एडवांसमेंट की बात आती है तो एक नेचुरल बूस्ट हमें खुद अंदर से मिलता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जब आपकी सराउंडिंग्स, आपके आसपास के लोग, आपका ऑरा, ये सब चीजें आपको सपोर्ट करें। मेरे ऑफिस आवर्स में ऑफिस की तरफ से मैं एक पहला ऐसा खिलाड़ी हूँ जो दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट जब से एस्टेब्लिश हुआ है उसको ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर लेकर जाने वाला और लगातार 3 साल से कंसेक्यूटिव ईयर में उसमें मेडल लेके आने वाला मैं पहला ऐसा एथलीट हूँ। तो इन चीजों को हमारे डीजी साहब एचओडी श्री संदीप गोयल जी आईपीएस बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मेरी जो भी परमिशंस होती हैं, जो रिक्वेस्ट होती हैं, उनको कंसीडर भी करते हैं और मोरली और हर तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, अभी यंगस्टर्स में देखा गया है, जैसे अभी हम थोड़ा सा यंगस्टर्स के फैशन के बारे में बात कर रहे थे, एक और चीज बहुत बड़ा फैशन बन गई है कि आप क्या करते हैं, भाई मैं यूपीएससी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, वो अलग बात है, क्लियर सबका नहीं हो पाता, उसके अलग अलग रीजंस हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है कि इतने सारे बच्चे यूपीएससी कर तो रहे हैं लेकिन बहुत ही कम जो है वो सक्सेस रेशियो निकल के आता है? जी, यूपीएससी एक अपने आप में सबसे बड़ा एक एलीट क्लास ऑफ जॉब है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और जहां तक मुझे एक सराउंडिंग्स की बात करें तो इतने सारे सो कॉल्ड यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स हैं कि यूपीएससी की हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट्स कहीं ना कहीं इस फेलियर में मैं कहूँगा इनका रोल है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स आप देखेंगे इनकी जो फीस है, कोई इंस्टीट्यूट 2 लाख चार्ज करता है, कोई 3 लाख चार्ज करता है। और यूपीएससी जैसी जॉब में जाने वाला कोई भी जहां तक है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी कैंडिडेट्स मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। इतनी हैवी फीस देने के बाद उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो दूसरे इंस्टीट्यूट में जा सकें और दोबारा से एनरोलमेंट कराएं, इतनी ज़्यादा फीस पे करें। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा अच्छे से काम करें तो हमारे जो ये रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। कुछ गवर्नमेंट्स की तरफ से वैकेंसीज भी क्रिएट होनी चाहिए। वैकेंसीज यूपीएससी की बहुत खाली हैं लेकिन एक लिमिटेड स्लॉट पर ईयर बेसिस पे जो निकलता है। और कुछ पार्ट स्टूडेंट्स का खुद भी है। यूपीएससी कहना एक आपने सही कहा, हर कोई अपना क्लास एक प्रश्न दिखाने के लिए बोल देता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं वो तैयारी भी करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं। तो जितने भी बाकी के जो बच्चे हैं मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि अगर वो एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट चाहते हैं तो थोड़ा डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन की तरफ ध्यान दें तो वो ज़रूर यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। और इसके साथ बात करें, ड्रग्स की बात आती है, जब हम लोग यंगस्टर्स के बारे में बात करते हैं तो एक मुद्दा जरूर उठता है, वो है ड्रग्स को लेके। और अभी हमारे देश में ड्रग्स के जो केसेस हैं वो तकरीबन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड या सेगमेंट की बात करें। लेकिन जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और अगेन मैं यही कहूंगी एक लाइफस्टाइल बन चुका है, एक फैशन सिंबल बन चुका है। तो आप क्योंकि इस फील्ड में हैं, आप ज्यादा उसको नजदीकियों से देखते हैं कि कितने परसेंटेज जो है केसेस आ रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं, तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं? जी, ड्रग्स कंट्रोल के लिए हमारी काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो वो सभी एजेंसीज जिम्मेदार हैं। जैसे हमारी लोकल पुलिसिंग है, इसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जो भी ड्रग यूज़र हैं उनकी जो फैमिलीज है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। और सभी को अपने लेवल पे जितना वो बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं वो बेस्ट एफर्ट करने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी पॉलिसीज बनाए कि ड्रग्स का जो बाहर से जो भी स्मगलिंग है वो रोक पाए। जो पुलिस है, पुलिस को देखना चाहिए कि ऐसा कोई भी अगर उन्हें आउटपुट मिलता है तो इनपुट अगर कोई नजर आता है तो उस इनपुट की तरफ एक्शन जरूर लें। फैमिलीज हैं, फैमिलीज जरूर देखें कि उनका बच्चा घर से कब निकल रहा है, किस सोसाइटी में वो बैठ रहा है।
और बाकी जो एजेंसीज जो हेल्पिंग हैंड पे काम कर सकती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें चलाने चाहिए, चल भी रहे हैं, रिजल्ट्स भी हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम इफेक्टिवली आगे प्रमोट करेंगे तो जो ड्रग्स का यूज है वो जरूर कम होगा। मेरे मन में हमेशा से एक सवाल होता था और मेरे पास कोई करेक्ट पर्सन नहीं था पूछने के लिए, तो गाइज ही इज द करेक्ट वन टू आस्क दिस क्वेश्चन। और मैं किसी पे यहाँ पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ना मैं ब्लेम कर रही हूँ किसी के ऊपर, लेकिन जैसे आपने बात करी कि माँ बाप को देखना चाहिए बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या उनका स्केड्यूल है, लेकिन एक बच्चा जो ड्रग्स ले रहा है या अल्कोहल से एडिक्ट हो चुका है या स्मोक से एडिक्ट हो चुका है, तो हर किसी को पता होता है ये बात, लेकिन उसके माँ बाप को क्यों नहीं ये बात पता लगती? इसमें दोष किसका है आपके हिसाब से? जी, दोष एक ये हमारे बिजी लाइफ का है और हमारे थॉट्स का, जो अक्सर देखने को मिलता है। पेरेंट्स कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमारे थॉट्स नहीं मिलते। तो मुझे पर्सनल लेवल पे जो लगता है, पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बनकर रहें, सारी चीजें उनसे शेयर करें, तो इफेक्टिवली इन चीजों के बारे में वो जरूर जान पाएंगे। तो ये जो मैटर आता है ना दोस्त बनने का, लेकिन जो चीजें आती हैं कि आपको दोस्त बन के रहना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, ये मैंने भी पर्सनली ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, लेकिन तब भी वो चीजें पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाती। तो पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स एंड एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कोई सिम्टम्स आप बताना चाहेंगे कि अगर आपको अपने बच्चे में ये चेंजेस दिख रहे हैं, तो माइट बी योर चाइल्ड इज डूइंग ड्रग्स और समथिंग। हाँ, ये जो फिजिकली चेंजेस नजर आते हैं, जैसे मूड स्विंग्स होना,